नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत के और साथ ही आर्थिक विकास की दिखेगी झलक। सुप्रभात आप सभी को और सुप्रभात पराक्रम आपको भी। नया सवेरा के सभी दर्शकों को आपको बता दें कि खेल जगत में क्या है हिट, ये आपके लिए खास तौर पर हम लेकर के आए हैं। साथ ही साथ आपकी सेहत पर भी करेंगे बात और अंतर्राष्ट्रीय जगत में किस तरह से बढ़ चुकी है हलचल, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए नया सवेरा की कर लेते हैं शुरुआत इस वक्त की सुर्खियों के साथ। पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को लगा झटका। अमेरिका और ईरान के बीच बेनतीजा रही बातचीत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा, बिना डील के हम वापस लौट रहे हैं अमेरिका। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर। अपने चुनावी दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिलीगुड़ी में विशाल विजय संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। तृणमूल कांग्रेस ने भी झोंकी ताकत। तमिलनाडु में जोर शोर से जारी है चुनाव प्रचार। डीएमके, एआईएडीएमके, भाजपा, कांग्रेस और टीवीके के स्टार प्रचारक कर रहे हैं धुआंधार प्रचार। दोनों प्रमुख गठबंधनों ने किया जीत का दावा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अबू धाबी में यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से की मुलाकात। मौजूदा क्षेत्रीय स्थिति पर हुई विस्तृत चर्चा। भारतीय समुदाय के साथ भी किया संवाद। और एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। सुजीत और अभिमन्यु ने जमाया स्वर्ण पदक पर कब्जा। टूर्नामेंट में भारत ने अब तक जीते 14 पदक। और नया सवेरा में विस्तार से करते हैं शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हाँ, ये खबर है पश्चिम एशिया से जुड़ी हुई। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए जिस तरह से लगातार प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच जो शांति वार्ता चल रही थी वो पूरी तरह से विफल हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अमेरिका लौट रहे हैं। और जेडी वैंस ने वार्ता के बारे में कहा कि दोनों देशों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका है। वैंस ने कहा कि अमेरिका ने अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव दिया था, लेकिन ईरान ने अमेरिकी शर्तों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो आपको बता दें कि किस तरह के हालात लगातार बने हुए हैं। पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है, क्योंकि ये जो शांति वार्ता हो रही थी वो किसी हल तक नहीं पहुंच पाई और कह सकते हैं कि ये एक तरह से विफल रही है। जी हाँ, इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ये जो वार्ता हुई है वो असफल रही है, यानी कि किसी भी मायने में ये सफल नहीं हो पाई। उम्मीद जताई जा रही थी कि जब एक मेज पर अमेरिका और ईरान बैठेंगे तो शायद कोई मध्यस्थ का हल निकलता हुआ नजर आएगा, लेकिन कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। जेडी वैंस अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई, ये बात कही है वैंस ने। और बिना डील के हम अमेरिका वापस लौट रहे हैं। जेडी वैंस का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम वापस अमेरिका का रुख कर रहे हैं। ईरान से कई मुद्दों पर गतिरोध अभी भी बरकरार है। जेडी वैंस ने ये बात कही है, ईरान को अपना बेस्ट ऑफर दिया, लेकिन ये जो बातचीत है, ये जो वार्ता है, वो विफल रही है। तो पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को बड़ा झटका लगा है और जो बातचीत होनी थी, एक तरीके से मध्यस्थता होनी थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि इस युद्ध पर विराम लगेगा, लेकिन अमेरिका ईरान की वार्ता पूरी तरह से विफल रही है। जेडी वैंस अमेरिका लौट रहे हैं और ये जो शांति वार्ता थी, ये जो बातचीत थी, ये पूरी तरीके से बेनतीजा रही है। जेडी वैंस का बयान आया है कि किसी तरह की कोई सहमति नहीं बन पाई है और बिना डील के ही हम अमेरिका वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के प्रतिनिधि जेडी वैंस के नेतृत्व में पाकिस्तान में बैठे थे और उसमें ईरान के प्रतिनिधि भी मौजूद थे, लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका
और जेडी वेंस ने कहा कि ईरान को अपना बेस्ट ऑफर हमने दिया था, लेकिन ईरान ने सहमति नहीं जताई और ये पूरी वार्ता बेनतीजा रही है। ईरान ने अमेरिकी शर्तें नहीं मानी है और एक तरीके से ये जो बातचीत होनी थी ये संभव नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि हम अच्छी नीयत से यहां आए थे, जेडी वेंस का ये बयान है, लेकिन ईरान ने हमारी बात नहीं मानी। तो पश्चिम एशिया में शांति प्रयासों को एक बड़ा झटका लगा है। We have been at it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. So we go back to the United States having not come to an agreement. We've made very clear what our red lines are, and we've made that as clear as we possibly could, and they have chosen not to accept our terms. और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान की तरफ से परमाणु हथियारों के खिलाफ कोई सकारात्मक प्रतिबद्धता नहीं मिली है। वार्ता विफल होने के बाद अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बगैर किसी समझौते के वापस वॉशिंगटन लौट रहा है। और अब इस पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। बिल्कुल संध्या, और आपको बता दें कि इस घटनाक्रम से खाड़ी क्षेत्र में फिर से गहरा तनाव पैदा होने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। The simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon, and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. और इस बड़ी खबर से जुड़े हुए ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, देखिए, ईरान और अमेरिका एक ही मेज पर बैठने में तो पास हो गए, लेकिन अब अगर हम वार्ता की बात करें तो वार्ता किसी तरह से सफल होती हुई नजर नहीं आई, विफल हो गई है, फेल हो गई है। देखिए, निश्चित तौर पे ये इतनी जल्दी सफल होगी नहीं। जिस तरीके की तनातनी दोनों देशों के बीच में है, जिस तरीके से ईरान ने अपना कड़ा रुख न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी को लेकर किया है और उन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर फैसिलिटी को रखना उनके राष्ट्रीय संप्रभुता की निशानी उन्होंने घोषित कर रखी है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे ये वार्ता इतनी जल्दी सफल नहीं हो सकती। और 21 घंटे की बातचीत हुई है। हम भी रात में काफी देर तक इंतजार कर रहे थे कि कोई नतीजा आए, और उस समय रात में एक खबर आई, सूचनाएं ये आई कि तीसरे 2 दौर की बातचीत उन्होंने की है कल, और तीसरे दौर की बातचीत आज रविवार को करने वाले थे। लेकिन लगता है कि दूसरे दौर की बातचीत के बाद ही वो इस नतीजे पे पहुंच गए कि तीसरे दौर की बातचीत का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो 2 दौर की बातचीत हुई है उसमें एक दौर तो मध्यस्थ की उपस्थिति में दोनों ने आमने सामने की बातचीत किया। जो उसके पहले उन्होंने मध्यस्थ के माध्यम से एक अपना जो बॉटम लाइन था, जो अपने सारे प्रस्ताव थे, 15 सूत्री प्रस्ताव अमेरिका के, 10 सूत्री प्रस्ताव ईरान के, उन सारे उन्होंने रखे थे मध्यस्थ के सामने। उसके बाद दोनों बैठे और उसके बाद एक दूसरा दौर चला जिसमें कि उन्होंने टेक्स्ट बेस्ड निगोशिएशन शुरू किया। मतलब कौन किस पॉइंट को चाहता है, कौन किस पॉइंट को नहीं चाहता है, कौन किस पॉइंट को चाहता है, कौन किस पॉइंट को नहीं चाहता है, इस तरह के टेबल बना के फाइन प्रिंट्स पर भी काम हुआ है। तो कह सकते हैं काफी गहन वार्ता हुई है, और इस गहन वार्ता के बाद जहां बातें रुक गई आकर, वो एक बात थी न्यूक्लियर जो प्रोसेसिंग राइट है ईरान का, उसको अमेरिका मान देने को तैयार नहीं है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान किसी भी तरीके की परमाणु संवर्धन की गतिविधि में शामिल हो। दूसरी बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं चाहता कि ईरान किसी भी तरीके के अपने प्रभाव का इस्तेमाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले जहाजों को रोकने में करे, या वहां कोऑर्डिनेट करे, या वहां से कोई चालान या कोई लगान वसूल करे, कोई टैक्स वसूल करे, अमेरिका नहीं चाहता। और तीसरी बात ईरान
ईरान की तरफ से है कि ईरान को यह भी कहा गया कि आप हिजबुल्लाह और हूती जो आपके प्रॉक्सी सहयोग से चलने वाले संगठन है उनको भी नष्ट करें, उनको भी गतिविधियों रोके। ईरान की स्थिति इस बात को भी एक्सेप्ट करने वाली नहीं थी, ईरान ने नहीं एक्सेप्ट जी। किया। ईरान का कहना था कि इजराइल तुरंत युद्ध रोके वहां से, और अमेरिका जो है ईरान का यह भी कहना था कि हम तो परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं, हम जो ऊर्जा के लिए, शांतिपूर्ण ऊर्जा के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना प्रभाव वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो निश्चित तौर पे ये तीन चीजों पे बातचीत अटकी हुई है। अब देखिए, एक बातचीत लेबनान और इजराइल के बीच में मंगलवार को होनी है। अब उस बातचीत को भी देखना होगा कि उस बातचीत में क्या बातें सामने आती है, क्योंकि ये जो वार्ता थी ईरान और अमेरिका के बीच में काफी दिनों के बाद, बताया जा रहा है कि 1979 के बाद पहली बार इस उच्च स्तर पर दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि दोनों देशों ने अपने गिले शिकवे सामने रखे हैं, अपनी आपत्तियां सामने रखी है। यह एक अच्छी बात है कि आमने सामने की बातचीत में सारी बातें बहुत ही ट्रांसपेरेंट होकर आ गई है। तो हो सकता है आगे आने वाली जो बातचीत होगी, क्योंकि बातचीत जब एक बार शुरू हुई है पराक्रम और संध्या, तो वो रुकेगी ऐसा बिल्कुल हम नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है। जेडी वांस जाएंगे अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और अन्य सलाहकारों से, मार्को रूबियो सहित मिनिस्टर ऑफ वॉर से भी बात करेंगे। उसके बाद ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी तेहरान जाकर बात करेगा, और देखना होगा कि आगे वो किस तरीके की समझदारी विकसित कर पाते। लेकिन अखिलेश, इसमें हमने देखा कि ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है, और एक तरीके से अमेरिका भी, उसकी भी कुछ मांगे हैं। लेकिन जब एक तरीके से जब सहमति नहीं बनी है, तो ऐसे में एक सवाल यहां पर यह बनता है कि पाकिस्तान जो मध्यस्थता के प्रयास कर रहा था और एक तरीके से हीरो बनने का प्रयास कर रहा था इस पूरी बातचीत में, तो एक तरीके से पाकिस्तान के उन दावे, वो जो दावे थे वो भी खोखले साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि क्या समझा जाए कि यह युद्ध फिर से एक बार शुरू हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे मध्यस्थ को भी काफी कह सकते हैं कि न्यूट्रल होना पड़ता है, और मध्यस्थ ऐसा हो जो कि दागहीन हो। हाँ, पाकिस्तान खुद ही अपने दामन पे इतने तरह के दाग लेकर चल रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के इतने दाग हैं उस पे कि उसको तो एक मौका मिला, जैसे उनको अपनी छवि सुधारने का एक मौका मिल गया। और इसीलिए हमने देखा कि बातचीत की जब प्रस्ताव आया, तो उस बातचीत के प्रस्ताव में अमेरिका और ईरान कुछ बोले, उसके पहले मध्यस्थ साहब के प्रधानमंत्री का बयान आ गया कि उस बातचीत में इजराइल और लेबनान के बीच में भी युद्ध रोकने की बात शामिल है, जबकि अमेरिका ने इस बात की पुष्टि नहीं की। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि बड़बोलेपन की वजह से भी हो सकता है कि बातचीत में बाधा पहुंची हो, क्योंकि जब आप बॉटम लाइन, जब दोनों देशों का पता है कि बॉटम लाइन अमेरिका का क्या है, ईरान का क्या है, उसमें आप आगे बढ़ चढ़ के अपनी तरफ से बातचीत की शर्तों को आप सामने रखते हैं, जिस पर कि अमेरिका सहमति नहीं जता रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले से ही कंफ्यूजन उन्होंने फैला दिया। और जब पहले से कंफ्यूजन फैला दिया, तो कंफ्यूजन जो है लगातार ईरान के प्रतिनिधिमंडल के आने तक बना रहा, अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के आने तक बना रहा। उधर इजराइल, चूंकि इजराइल इस बातचीत में शामिल नहीं है, इजराइल कोई बात अखिलेश, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए, ये जो वार्ता है इसको लेकर के जेडी वेंस की तरफ से तो बयान सामने आ गया है कि विफल रही है, लेकिन ऐसे में अभी ईरान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। क्या उम्मीद लग रही है कि ईरान की तरफ से जो बयान आएगा उसमें क्या कुछ बातों का जिक्र हो सकता है? इसके साथ साथ देखिए, अब नेटो की भूमिका को भी यहाँ पर समझना होगा और खाड़ी देशों की भूमिका को भी समझना होगा। हालांकि रविवार का दिन है, बाजार नहीं खुले, लेकिन जब बाजार खुलेंगे तो इस वार्ता का प्रभाव उस पर भी नजर आएगा। क्योंकि हाँ, बिल्कुल। देखिए, ईरान ने अभी औपचारिक कोई बयान नहीं दिया है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर में उनका भी औपचारिक बयान आएगा, क्योंकि अभी जेडी वांस का बयान आया है, तो उसके बाद। लेकिन सूत्रों से जो खबर आ रही है उसके बारे में ईरान का ये कहना है कि हम अपनी संप्रभुता और न्यूक्लियर एनरिचमेंट का जो अधिकार है हमारा, जो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, वह हम नहीं छोड़ सकते। और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने है जो बहुत ज्यादा डिमांड की है, वो डिमांड हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है। तो इन दो बातों को वो बोल रहे हैं। और अभी देखना होगा कि अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री है वो भी वहाँ है, उनके स्पीकर भी अभी वहाँ है। तो इन दोनों का कुछ न कुछ बयान आएगा निश्चित तौर पे, क्योंकि उन्हें भी एक संदेश देना है, ताकि वार्ता को टूटने का जो पूरा जो है ठीकरा उनके सर पर न फूटे। लेकिन निश्चित तौर पे एक बात है कि निराशा हुई है, सबको निराशा हुई है, क्योंकि लग रहा था कि अगर ईरान और अमेरिका आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, तो ये जो तनाव की स्थिति है, उस तनाव की स्थिति दूर होगी।
और देखिए नेटो की जहां तक बात है तो नेटो अभी तक नेटो से जब युद्ध की शुरुआत हुई थी 28 फरवरी को, उसके पहले अमेरिका ने नेटो के साथ कोई बातचीत नहीं की थी और इसकी वजह से नेटो का कोई भागीदारी इस युद्ध में नहीं बन पाई। हालांकि बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से अपील की, लेकिन नेटो का कोई भी देश इस युद्ध में उनके साथ शामिल करने के लिए आगे नहीं आया है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं पराक्रम की, लेकिन एक चीज जो अमेरिका और नेटो का जो हित है वो कन्वर्ज करते हैं, जो मिलते हैं, वो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना जो है वो सभी देशों की जरूरत है। यूरोप के पास उतनी ऊर्जा नहीं। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा दिन बंद रहा तो यूरोप में 15 दिनों के बाद तेल और गैस की स्थिति विकट हो सकती है। आपको याद होगा कि कोविड के समय भी एक बड़ी विकट स्थिति यूरोप के साथ हुई थी और अभी जब ये बंद रहेगा तो इसलिए मुझे लगता है कि बिल्कुल देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना बहुत जरूरी है और ऐसे में जब पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है मिडिल ईस्ट के संकट से, तो इसका समाधान किस तरीके से होगा ये आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन इस तमाम जानकारी के लिए। और आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर पहुंच गई है। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में पूरी तरह से ताकत झोंक रखी है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री मोदी आज सिलीगुड़ी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी ने इसे विशाल विजय संकल्प सभा का नाम दिया है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो राजनीतिक हलचल है, जो सरगर्मी है, वो बहुत ज्यादा तेज है। सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। संध्या बिल्कुल पराक्रम। और अगर बीते कल की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाओं को संबोधित किया। कटुआ, जंगीपुर और कुशमंडी की जनसभाओं में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर नागरिकता कानून के तहत पात्र आवेदकों को नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। और इसके साथ ही विकसित बंगाल बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 6 गारंटियां दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये मोदी की गारंटी है और ये जरूर पूरी होगी यदि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है। उन्होंने कहा कि शरणार्थियों को दिए जाएंगे सभी संवैधानिक अधिकार। इसके साथ ही राजनीतिक हिंसा में शामिल लोगों पर होगी सख्त कार्रवाई। भाजपा सरकार भय को खत्म करके भरोसा कायम करेगी। तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। जमकर गरजे और बरसे ममता सरकार को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के 15 साल के भ्रष्टाचार के खिलाफ श्वेत पत्र लाएगी। प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए इस बात का जिक्र किया, साथ ही साथ समान नागरिक संहिता का जिक्र किया और कहा कि इसे लागू करने का पूरा भरोसा हम देते हैं और मोदी की गारंटी है, यानी कि गारंटी की भी गारंटी है। महिला मतदाताओं से भाजपा के समर्थन में एकजुट होने का आह्वान भी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और वहीं जमकर गरजे। किस तरह से टीएमसी ने पश्चिम बंगाल को बेहाल किया है, निर्मम सरकार को आड़े हाथ लिया प्रधानमंत्री ने और जनसभा को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कहा कि ये विश्वास की गारंटी है, पश्चिम बंगाल को अब आगे लेकर के जाना है। बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के अलावा भाजपा, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के दिग्गज ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने मोर्चा संभाला हुआ है। सभी पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में जनता से बड़े और लोक लुभावन चुनावी वादे भी किए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल की जनता किसके वादों पर यकीन करती है और किसे जनादेश देती है। फिलहाल सभी उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में, चुनावी समर में हैं, कमर कस के हैं। मतदाताओं को रिझाने का काम किया जा रहा है, रोड शो हो रहे हैं, जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और विश्वास भी दिलाया जा रहा है कि अब पश्चिम बंगाल को आगे लेकर के जाना है। कैसे लेकर के जाना है, तो संकल्प पत्र के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बात मतदाताओं के बीच रखी है, तो वहीं घोषणा पत्र के माध्यम से ममता दीदी मतदाताओं के बीच पहुंच रही है। तो पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में किसकी ताजपोशी होगी ये तो जनता जनार्दन तय करेगी और जनादेश किसे मिलेगा ये भी यहां पर देखने वाली बात होगी। तृणमूल कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई यहां पर लड़ती हुई नजर आ रही है, तो भाजपा को उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार अपनी ताजपोशी करेगी। लेकिन यह समझना होगा कि जनता जनार्दन किस और
अपना जनादेश समर्पित करती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि, समझना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल के रण में हमने देखा कि सभी जो राजनीतिक दल हैं वो अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके के समीकरण बन रहे हैं और जो घटनाक्रम लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद पश्चिम बंगाल की जनता का मूड कैसे समझ सकते हैं? ऋषि, आपको आवाज आ रही है हमारी? देखिए पराक्रम, जहाँ तक जनता के मूड को समझने की बात है तो निश्चित तौर से जनता समझदार है, जनता सर्वोपरि है और लोकतंत्र को जनता तय करती है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ेगा। हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से इस समय जो चुनाव हो रहे हैं। जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। जी पराक्रम। जी ऋषि, आप अपनी बात पूरी कीजिए। और पराक्रम, जिस तरीके से इस पूरे मसले को अगर हम देखें तो हर राजनीतिक दल ने पुरजोर कोशिश की है कि हम इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करें। और इसमें जो तमाम मुद्दे हैं, अब ख़ास तौर से हम पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो 15 साल से एक सरकार है और दूसरी पार्टी जो विपक्ष में है और लगातार जिस तरीके से कोशिश कर रही है कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको कैसे रखा जाए और उनकी जो दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए उनके पास उपाय क्या हैं। इस चुनाव में हमने देखा है कि बीजेपी कई ऐसे मुद्दों को प्रमुखता के साथ लेकर आई है जिसके लिए तृणमूल कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं या उसके लिए चिंता का सबब बन सकती हैं। ऐसे में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर का इशू है और महिलाओं से संबंधित जो इश्यूज़ हैं और उनको एक योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का भी जो प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अपने चुनाव में किस तरीके से अपनी मैनिफेस्टो में शामिल किया है 3000 की जो योजना है उसको लेकर। तो ऐसे में जो अलग अलग वोट बैंक है अलग अलग पार्टियों के, अब एक दूसरे को उसको प्रभावित करने के और अपनी ओर करने की जो कोशिशें हैं वो इस समय काफ़ी प्रमुखता के साथ देखी जा रही हैं। और पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो निश्चित तौर से इस चुनाव को एक लिटमस टेस्ट की तरह हो सकता है साबित कर दे, क्योंकि इन चुनावों में हमने जो देखा है, जो जनता के बीच में जो खामोशी है और जो उसके जो मुद्दे हैं और जो उनके जो समस्याएं हैं उनके बीच में अब तालमेल है। एक तरीके से वो कुछ चीज़ों को अब साइलेंटली प्ले अप कर रहे हैं ताकि वो जो करना चाहते हैं वो कर पाएँ। कई बार होता है कि जनता बहुत ज़्यादा मुखर होती है और पश्चिम बंगाल में हालांकि जनता मुखर है और यहाँ पर जो समर्थक हैं वो समर्थक हैं, जो विरोधी हैं वो विरोधी हैं, लेकिन इनके बीच में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल को एक विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए और जो पश्चिम बंगाल की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए एक विकल्प तलाश रही है। तो ऐसे में विकल्प कौन हो सकता है, उसके लिए जो प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी है उसकी तरफ से यहाँ पर तमाम प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिलीगुड़ी में जो रैली करने जा रहे हैं। कल हमने देखा था एक रोड शो भी हुआ था और जनता के साथ सीधे कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं। और निश्चित तौर से जो उत्तरी पश्चिम बंगाल का जो इलाका है, ख़ास तौर से इसमें जो बीजेपी को एक बढ़त भी पिछले चुनावों में हमने देखा है मिली है। अगर टीएमसी और बीजेपी के आंकड़ों को देखें तो इसी इलाके में बीजेपी टीएमसी से आगे दिखाई दी थी और इस बार उसकी पुरजोर कोशिश है कि इस बढ़त को न सिर्फ बढ़ाया जाए बल्कि इसका दायरा और बढ़ा दिया जाए ताकि पूरे राज्य में उसका जो असर है वो दिखाई दे। जी बिल्कुल ऋषि, और जिस साइलेंट वोटर्स का आपने जिक्र किया तो यही वो साइलेंट वोटर्स होते हैं जो अपनी मतदान के जरिए आवाज बुलंद करते हुए नजर आते हैं, समीकरण भी बनाते और बिगड़ते हुए नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके अलावा आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने मुर्शिदाबाद का दौरा किया और बेलडांगा विधानसभा के मतदाताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने बहरामपुर प्रशासनिक भवन में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की जिसमें चुनाव संबंधित मुद्दों और तैयारियों पर चर्चा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में चुनाव के लिए अच्छी तैयारी चल रही है, हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिनके नाम हटा दिए गए हैं वो तभी वोट दे पाएंगे जब ट्रिब्यूनल से उनका नाम क्लियर होगा।
मुर्शिदाबाद में हम देखते हैं इलेक्शन प्रिपेयर्डनेस, अच्छी प्रिपेयर्डनेस चल रही है। हम लोग सब लोगों से मिल रहे हैं, जितने आपके ऑब्जर्वर हैं, जितने आपके ऑफिसर्स हैं, सबसे मुलाकात हो रही है। फील्ड में जाके पब्लिक से मुलाकात कर रहे हैं हम लोग, उनसे कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए हम लोग तत्पर हैं और सभी वोट आगे आए। जैसे पर्व की तरह होता है वोट देने आए, जैसे दुर्गा पूजा में जाते हैं पेंडल में, ऐसे बूथ में जाए तब वोट दे के आए। वो तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ही है जिसको आने के लिए ट्रिब्यूनल से नाम लेके आना पड़ेगा। जो आपका एडजुडिकेशन में कटा है, कोई सिविल ऑफिसर जो है किसी रैंक का भी हो, अपील में नहीं बैठेगा। उसमें हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ही बैठेंगे अपील में। ट्रिब्यूनल सेटअप हो गया, जब ट्रिब्यूनल से क्लियर होगा तभी वो वोट दे पाएंगे। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की अपील यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और डीडी न्यूज भी 4 प्रदेश और 1 केंद्र शासित प्रदेश में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां की जनता से यह अपील करता है कि लोकतंत्र का महापर्व है और उसमें हिस्सा जरूर लें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और अपना मतदान का जो आपका कर्तव्य है उसे जरूर निभाएं। संध्या। बिल्कुल पराक्रम, और हमने देखा कि 3 राज्यों में तो शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न भी हो चुके जी। हैं और चुनाव आयोग की यही प्रतिबद्धता है कि शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाए। देखना होगा पश्चिम बंगाल में क्या कुछ ट्विस्ट होता है। फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा। और बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटें जो हैं वो एक ही चरण में 23 अप्रैल को वहां पर मतदान होंगे। सभी प्रमुख दल पूरी ताकत के साथ मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके के नेतृत्व वाले गठबंधन और मुख्य विपक्षी पार्टी अन्ना द्रमुक नित गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं नवगठित टीवी के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में लगी हुई है। सभी दलों के स्टार प्रचारक विकास, रोजगार, सामाजिक कल्याण योजनाओं और क्षेत्रीय पहचान जैसे मुद्दों को मतदाताओं के बीच लेकर पहुंच रहे हैं। रैलियों और रोड शो के जरिए नेता जनता का दिल जीतने की कोशिश में जुटे हैं। और इस बार चुनाव में युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं चुनाव आयोग भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा और निगरानी के व्यापक इंतजाम करने में जुटा है। तो तमिलनाडु के चुनावी समर में भी सभी की नजर है। और ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए, तमिलनाडु का हाल जानने के लिए ग्राउंड जीरो से मौजूद है हमारे सहयोगी निशांत राय, जो कि तमिलनाडु के ऊटी से जुड़ रहे हैं। निशांत, हम लगातार देख रहे हैं आप वहां पर अलग अलग दल के नेताओं से भी बातचीत कर रहे हैं, जनता का मूड भी जानने की कोशिश आप कर रहे हैं। लेकिन तमिलनाडु की सियासत की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण जो कि जनता जनार्दन तय करेगी कि जनादेश किसे मिलेगा, तो तमिलनाडु की जनता के मन में क्या है? देखिए, अगर तमिलनाडु की जनता की बात करें तो तमिलनाडु में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे हैं। चेन्नई में अलग मुद्दे हैं, कोयम्बटूर में अलग मुद्दे हैं, कन्याकुमारी में अलग मुद्दे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर एक तरफ विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने का भी काम कर रहा है। साथ ही अगर ऊटी की बात की जाए, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है आम लोगों के द्वारा। वहीं यहाँ पर चाय पत्ती की कई सारी फैक्ट्रीज हैं, चाय पत्ती के बागान हैं और खेती भी चाय पत्ती की होती है, तो किसानों की अपनी समस्याएं। साथ ही अगर बात की जाए तो हाईवेज की जो है ऊटी को जो रास्ता जोड़ता है उस पर लंबे समय से काम चल रहा है, वो काम पूरी तरीके से नहीं हुआ है। साथ ही लोगों की एक और समस्या है कि यहाँ पर जो ट्रेन है, जो रेलवे स्टेशन है, वो वहाँ से ट्रेनें नाम मात्र की चलती हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि ऊटी और आसपास के लोग आसानी से आ सकें और टूरिज्म को और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा मिले। इसके अलावा अगर बात की जाए पॉलिटिकल पार्टीज की, तो आज बीजेपी
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमिलनाडु में 2 जगह रोड शो करने जा रहे हैं और एक जगह जो है उनकी पब्लिक रैली है। इसी तरीके से बात की जाए तो एम.के. स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सत्ता पक्ष में जो है पूरी रैली और रोड शो की जिम्मेदारी ली हुई है। लगातार दोनों लोगों से, आम लोगों से मिल रहे हैं, वोटर से मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के स्थानीय नेता तो प्रचार में नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने तमिलनाडु में कमान नहीं संभाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए AIADMK की, तो EPS लगातार चुनाव प्रचार में जा रहे हैं और जगह जगह रैलीज कर रहे हैं। वहीं विजय की बात की जाए तो विजय भी पूरी ताकत से यहां पर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में तमाम राजनीतिक दल जो हैं अपनी अपनी दावेदारी मजबूती के साथ जनता में पेश कर रहे हैं। बिल्कुल, सभी अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। जनादेश के माध्यम से देखा जाएगा कि आखिर मतदाता किन की बातों में आए हैं या फिर विकास को किसने चुना है। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं समाचार पत्रों की। जी हाँ, समाचार पत्रों में आज कौन कौन सी खबरें प्रकाशित हुई हैं, आपको बता देते हैं। और प्रेस रिपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे एक अच्छी खबर की। अच्छी खबर यह है कि अब दिल्ली से जो एक तरीके से देहरादून की दूरी है वो कम होती हुई यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरीके से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है उसका 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। गांधीनगर में ये कार्यक्रम होगा और इस एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे लंबा 18 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर है। निश्चित रूप से ये भारत के नागरिकों को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक उपलब्धि है। भारत के नागरिकों के लिए एक उपहार के तौर पे, एक सौगात के तौर पे उन्हें ये हाईवे मिलेगा। आपको बता दें कि 2.5 घंटे में आप दिल्ली से अब देहरादून पहुंच सकेंगे। और जिस तरीके से हमारे देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिस तरीके से नेशनल हाईवे को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें एक और मील का पत्थर यह साबित होगा जब दिल्ली से देहरादून की दूरी महज 2.5 घंटे में हम तय कर पाएंगे। तो ये तो हुई विकास से जुड़ी हुई खबर। अब आपको जागरूक करने से जुड़ी हुई खबर भी बता देते हैं। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग पर अब और भी पैनी नजर रखी जाएगी। 2 एजेंसियों ने इसको लेकर के हाथ मिलाया है। जी हाँ, देश में जिस तरह से बड़ी संख्या में ऑनलाइन स्कैम, UPI फ्रॉड, फिशिंग, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे तमाम अपराध सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में रियल टाइम ट्रैक करके खुफिया जानकारी किस तरह से जुटाई जा सकती है, उसको लेकर के भारत की साइबर क्राइम यूनिट और साथ ही साथ FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने हाथ मिलाया है। ये एक दूसरे को साइबर से जुड़े क्राइम की खुफिया सूचना साझा करेंगे, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसा जो नेटवर्क है उसका पता चलेगा और इस नेटवर्क को ध्वस्त करने का काम किया जा सकेगा। और नया सवेरा में अब देखते हैं एक दिन एक उत्सव में क्या है खास। तो भक्ति, परंपरा और त्याग की अनुपम छटा के साथ चंबा का ऐतिहासिक सूही मेला शुरू हो चुका है। ये मेला उस रानी की याद में आयोजित होता है जिसने अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। आज उस रानी की याद में चंबा के लोग धूमधाम से भव्य मेले का आयोजन कर रहे हैं। और चूंकि भारत त्योहारों का देश है, तो आप भी समझिए कि आखिर ये जो मेला है ये क्या है। चंबा की पहाड़ियों में आज भी एक ऐसी कहानी गूंजती है जो पत्थरों को भी पानी दे सकती है। वो कहानी है रानी सुनैना की। एक ऐसी रानी जिसने अपनी प्रजा की प्यास बुझाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उसी रानी सुनैना की पावन स्मृति में हर साल मनाया जाने वाला ऐतिहासिक सूही मेला शुरू हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाला ये मेला सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि चंबा की सांस्कृतिक धरोहर, श्रद्धा और बलिदान की अमर गाथा का जीवंत रूप है। मान्यता है कि चंबा में एक बार पानी की भयंकर कमी हो गई। तब रानी सुनैना को स्वप्न में संकेत मिला कि राजघराने के किसी सदस्य के बलिदान से ही
जल संकट दूर होगा। जिसके बाद रानी ने मलूण में समाधि ली, जिसके बाद वहीं से जलधारा फूट पड़ी। ये वही जलधारा है जिसे यहाँ के लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सूही मेले की पहली पूजा चंबा रियासत की राजकन्या ही करती है। उसके बाद आम श्रद्धालु अपनी आस्था के सुमन अर्पित करते हैं। मेले के दूसरे दिन ये पालकी मलूण स्थित रानी की समाधि स्थल ले जाई जाएगी, जहां पूजा अर्चना के साथ विशाल भंडारे का आयोजन होगा। वहीं तीसरे दिन शोभा यात्रा फिर राजमहल लौटेगी, जिसके बाद मेले का समापन होगा। सूही मेला न केवल चंबा वासियों की आस्था को मजबूत करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाता है कि सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नया सवेरा में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं नया सवेरा और आप बात कर लेते हैं उस विधेयक की जिसके लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। और वो विधेयक भारत की आधी आबादी को नेतृत्व क्षमता के साथ राजनीति के केंद्र में लाता है। सामाजिक कार्यकर्ता मित्तल पटेल ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इस बिल से महिलाओं की राजनीति और अन्य क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ेगी। इसके साथ साथ अधिनियम की तारीफ करते हुए मित्तल पटेल ने कहा कि अब संसद और विधानसभाओं में महिलाएं अनछुए मुद्दों को उठाएंगी, जिससे देश की महिलाओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा। देखिए ये खास मुलाकात। नारी वो शक्ति है जो सीमाओं में नहीं बनती, बल्कि सीमाएं तय करती हैं। वो बदलाव की आवाज़ भी है और उस आवाज़ की पहचान भी है। ऐसा ही सशक्त कदम भारत में भी उठाया जा रहा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में। कहते हैं जब नारी आगे बढ़ती हैं तो केवल एक कदम नहीं बढ़ता, बल्कि पूरी नई पीढ़ी आगे बढ़ती है। और उसी कदम में भारत में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं सुमन बोरा इस खास पॉडकास्ट में आपका स्वागत करती हूँ। आज चर्चा केवल कानून की नहीं, उस नए भारत की है जहां महिलाएं केवल भागीदारी नहीं, नेतृत्व क्षमता में भी आगे बढ़ रही हैं। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुजरात की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता मित्तल पटेल जी। मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप कई सालों से ज़मीन से जुड़कर काम कर रही हैं, महिलाओं के बीच रहकर काम कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए और नेतृत्व क्षमता की और वृद्धि करने के लिए कैसे मददगार साबित होगा? मैं मानती हूँ कि ये आज़ाद भारत में महिलाओं को मिला ये सबसे बड़ा एक भेंट के तौर पे मैं देखती हूँ इसको। पंचायती राज में हमें 1992 में रिजर्वेशन हमें मिला, और सही मायनों में वो रिजर्वेशन ना महिलाओं की जो सदियों से उनकी जो उनके साथ जो दमन किया जा रहा था, उनको जिस तरह से दूसरे तबके का नागरिक के तौर से, वैसे मताधिकार तो भारत ऐसा देश है पहला कि जहाँ पे अमेरिका में भी वोटर राइट्स के लिए महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा था, और हमारे यहाँ पे तो आज़ादी के तुरंत बाद ही हमें वोटर राइट्स मिला। पर ये आरक्षण से मुझे लगता है कि पंचायती राज में जब आरक्षण आया तो
समझ में नहीं आ रहा था उस वक्त ऐसे। तो जैसे हम बहुत सारी चर्चाएं भी होती रही कि पंचायत में सरपंच पति अपना राज कर रहे, काफ़ी सालों तक ये सारी चीज़ें देखी, पर पिछले कुछ सालों से आप देखेंगे तो उसमें इतना सारा बदलाव दिख रहा है। और ये अभी जब लोकसभा और राज्यसभा में जब ये महिला आरक्षण की जो बात हुई और हमारे प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि हमारी संसद में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़े, मैं मानती हूँ कि पूरे विश्व में आप देखेंगे तो बहुत सारे कंट्रीज नहीं है जहाँ पे महिलाओं को राजनीति में आगे बढ़ने की तक मिलती है। ये बहुत बड़ा, तो मैं तो इसको बहुत मतलब आदर से देख रही हूँ और हमें लगता है कि हमारी आवाज़ जो बुलंद हो रही थी पर अभी और बुलंद इस अधिनियम के कारण हो पाएगी, तो उसका आभार करते हम सभी। बिल्कुल, जब संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ जाएगी तो आपको क्या लगता है कि जो देश के निर्णय हैं वो और संतुलित और समावेशी होने में भी कितनी मददगार होगी? मुझे लगता है आप देखेंगे कि पंचायती राज की अगर हम बात करें, मैं उसी को इसीलिए बार बार बता रही हूँ कि जब महिला राजकीय हिस्सेदारी में आती है, निर्णयकर्ता में जब आती है, तो चीज़ें जैसे एक मर्द, जैसे पानी की समस्या को आप देखेंगे कि पानी का बहुत बड़ा मसला है और पानी जो है वो औरतों के साथ सीधा संपर्क में है, मतलब जुड़ा हुआ है, और घर की चूंकि जिम्मेवारी भी उसी की है सबसे बड़ी। तो पंचायती राज में सरपंच तो ढेर सारे लोग बनते थे अब तक, पर जैसे 92 के बाद और जब से महिला अपने आप में, मतलब शुरू में ये हुआ कि कोई और उसके ऊपर राज कर रहा था, वो एक डमी पर्सन बैठा हुआ था, पर जब खुद महिलाओं ने अपने हाथ में सत्ता ली, तो आप राजस्थान का उदाहरण देखिए जहाँ पे बहुत ही बड़ा क्राइसिस हम वाटर को लेके देख रहे थे, वहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज में औरतों का आना हुआ और आने के बाद उन्होंने पानी के ऊपर सबसे बड़ा काम किया और पानी के साथ साथ उन्हें बच्चियों की शिक्षा के ऊपर काम किया। जैसे स्कूल है तो शौचालय एक ही होता था, कई बार ये होता था कि बच्चियां वहाँ पे जाती ही नहीं थी, तो ढेर सारी पंचायत हमें पता है जहाँ पे स्कूल में शौचालय बने, उसकी जो एडवोकेसी जो है वो महिला सरपंच होने के कारण उन्होंने सबसे पहले की। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं उसमें महिला इन्वॉल्व होती है, तो मैं मानती हूँ कि चेंजेस भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी आता है कि वो एक समझ और छोटा सा बजट, जैसे हम घर चलाते हैं तो हमारे पास बजट बड़ा होता है तो हम अपने हिसाब से चलाते हैं, पर अगर छोटा सा बजट है तो छोटे से बजट को भी हम कैसे जुगाड़ करने वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं हम इन सब में देख सकते हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये जब पंचायत में से लेके नगर पालिका, मतलब कॉरपोरेशन में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी तो वहाँ चेंजेस दिखे। अभी ये संसद में बैठेगी औरतें, पूरे देश में क्या करना है, क्या बदलाव हम लाएंगे, तो पूरे देश की छवि जो वो माँ है, तो माँ जो है वो अपने बच्चों का कैसे ध्यान, तो भारत माँ और ये माँ का मैं मानती हूँ कि प्रतिनिधित्व अलग तौर से महिला करेगी। तो मैं मानती हूँ कि देश की शक्ल तो वैसे बदल रही है पर थोड़ा स्पीड बढ़ेगी और सही मायने में बढ़िया सा काम होगा और जो अनछुए जो मुद्दे हैं वहाँ पे भी औरतें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा पाएगी। तो ये बहुत, मुझे तो बहुत ही मतलब आशाएं दिख रही है इससे कि हाँ, एक मुद्दा ये भी आता है, ढेर सारे लोग बोलते हैं जैसे पंचायतों में और कॉरपोरेशन में हुए कि भाई महिलाओं के आड़ में उनके पति है या फिर फैमिली में कोई है वो ही पूरा कारभार संभालता है, पर मैं मानती हूँ शायद यहाँ पे ये चीज़ें इतनी नहीं होगी क्योंकि वहाँ पे ऐसी पढ़ी लिखी औरतें ही जाएगी और क्योंकि दिल्ली में है तो वहाँ पे बैठ के अगर उसको काम करना है तो इतना परिवारवाद वाला भी कहीं ना कहीं मुद्दा आएगा। पर मैं मानती हूँ कि आप देखेंगे कि जो औरतें पढ़ लिख के इस बार राजनीति में आ रही है, मैं गाँव में बहुत ट्रैवल करती हूँ, कई बार लड़कियों को अब मैं पूछती हूँ कि फ्यूचर में क्या करना है तो उनका एक मिशन, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर, उसके अलावा ये भी बोलने लगी है कि हमें पॉलिटिक्स में जाना है। और एक बड़ी मज़ेदार, अभी गुजरात में ये ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो मैंने देखा पिछले 3-4 दिनों में कि जहाँ पे बहुत सक्षम महिला थी और उसको टिकट नहीं मिला तो वो महिला आगे आके बोल रही है कि मेरी इतनी पावर है, मेरे पास इतने लोग हैं, मुझे मुद्दों की समझ है, मैं 15 साल से मेहनत कर रही हूँ ताकि मुझे टिकट मिले और मेरे एरिया में मैं बढ़िया प्रदर्शन कर सकूँ। तो मुझे लगता है कि ये कितनी बड़ी बात है, वरना पहले ये था ही नहीं कि मैं करियर के हिसाब से पॉलिटिक्स को मैं चुनती हूँ। तो ये मैं मानती हूँ कि औरतों को और आगे बढ़ाने में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। तो ये बहुत ही मतलब बहुत आवकार उसका और बहुत अच्छा भी लग रहा है ये सब सुन के भी।
अच्छा मित्तल जी, आप तो बहुत सालों से महिलाओं के बीच काम कर रही हैं, ज़मीन से जुड़कर भी काम कर रही हैं। जब हम पिछले 10 सालों की बात करते हैं तो इन 10 सालों में आत्मनिर्भरता हो या फिर एक महिलाओं में विश्वास, उसमें कैसा बदलाव आप देखती हैं? आप देखेंगे कि ढेर सारी स्कीम आप महिलाओं को लेके आप देखेंगे कि जैसे महिला और बाल विकास पूरा एक अलग सा प्रभाग हमारे हर स्टेट में चलता है और ढेर सारा बजट ये महिलाओं के वेलफेयर स्कीम के लिए गवर्नमेंट एलोकेट कर रही है। कहीं ना कहीं ये होता है कि जब बजट आ रहा है तो महिलाओं के पास भी सबको जाना पड़ रहा है। ठीक है, आप SHG देखिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं, तो जूथ में महिला ही है जो जूथ में एक साथ में बैठ के कुछ सोच सकती है, इनकम जनरेशन कैसे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं जूथ में कोई बिजनेस करके, वो चीजें हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए तो वहां पे भी ये चीजें देख रही है कि भाई महिला खुद मतलब मेरे नाम पे घर बने ऐसे। तो बहुत सारी स्कीम इसमें अभी मैं मानती हूँ कि पिछले कुछ सालों में 10 सालों में आप देखेंगे तो आ रही है। महिलाओं के लिए अलग से सम्मेलन किए जा रहे हैं। आप पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं, ये स्कीम की बात है, पर मैं देखती हूँ कि वहां पे भी महिला विंग जो है वो पावरफुल बनती जा रही है। तो ये है कि स्कोप, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम सब में मतलब पंख तो हमारे थे ही, पर वो कहीं ना कहीं वो बंद कर दिए थे या फिर उसको बांध दिए थे। ये पंख एक बार खोल के देखो, हम पूरा मतलब आकाश हम पूरा हमारा है ऐसा। तो ये पिछले 10 सालों में मैं देख रही हूँ कि जैसे ड्रोन दीदी, आप देखिए कि गाँव में कोई एक महिला वो ड्रोन चलाए और पूरा मतलब अनबिलीवेबल। ग्राम हार्ट में एक महिला, जैसे मैं राजस्थान में ट्रैवल कर रही थी, मैं कच्छ के काफ़ी सारे गाँव में ट्रैवल कर, इवन सौराष्ट्र के इंटीरियर प्लेस में आप देखेंगे तो 2-3 पढ़ी चौपड़ी जिन्होंने पढ़ाई की है, कुछ तो ऐसी महिलाएं बिल्कुल भी पढ़ी नहीं पर अपने हार्ट में आके वो लाखों रुपए का बिजनेस कर रही है। और नॉट ओनली अहमदाबाद, वो दिल्ली में भी जाती है और आउट ऑफ इंडिया भी जाके अपना जो है जो बना रही है उसको बेचने का काम करे। तो ये मौका देने की जो बात आती है ना, वो मैं मानती हूँ कि बहुत बड़ी है। क्षमता है, पर अगर वो क्षमता को मौका नहीं मिलता है तो वो कुछ नहीं कर पाती। आज स्टार्टअप इंडिया से आप देखें कि महिलाओं को भी ये मौका मिल रहा है ताकि वो अपने हिसाब से आगे बढ़। तो एनवायरनमेंट पूरा एक सोच बदलती है ना, तो धीरे धीरे फैमिली में भी वो चेंजेस आना शुरू हो जाता है। पहला ये था कि भाई तुम बाहर मत निकलो, नहीं जाना, एनवायरनमेंट सेफ नहीं है। आज आप गांव में से भी देखेंगे, इवन रूढ़िचुस्त वाले कम्युनिटी और उनके गांव में से भी आप देखेंगे तो उनके फैमिली में जो मेल है वो उनको छोड़ने के लिए आता है। मैं पूछती हूँ उनको कि आप कितने, जैसे हार्ट में, दिल्ली हार्ट में मैं गुजरातियों का या फिर महिलाओं का स्टॉल, आसाम से आई महिलाओं को देखती हूँ तो बोलते 5 दिन से हम यहाँ पे, 6 दिन से। तो एक विश्वास संपादन होना, वो चीज़ भी हो रही है। पर उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है मैदान तैयार करना। तो मैं पिछले 10-15 सालों में ये देख रही हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से ये मैदान तैयार किया हुआ है जहाँ पे हम उड़ान भरने के लिए हम रेडी है। बिल्कुल, जब हम लोग बदलाव की बात करते हैं, गुजरात हो या भारत देश के कहीं भी ग्रामीण जिले ऐसे हैं जहाँ पर हमने बालिका पंचायत देखी है, महिला पंचायत देखी है और बहुत सफलतापूर्ण वो उनको चला भी रही हैं। इतने सालों में आप ग्रामीण और शहरी महिलाओं के बीच में जो अंतर था वो कितना कम होते हुए देख रही हैं, उसमें सकारात्मक बदलाव कैसे देखती हैं? मैं ग्रामीण महिलाओं में और शहरों में, खैर पिछले, मैं मानती हूँ इसमें ये सोशल मीडिया जो है, पहले ये था कि इन्फ्लुएंस करने वाला जो मीडियम था हमारे पास वो न्यूज़पेपर और टीवी चैनल के कुछ ये, और ये छोटा मोटे तौर पे चलता था और हर कोई के पास वो सुविधा नहीं थी कि वो टेलीविज़न, वो बहुत सारी चैनल अपने घर में लाके उसको देखे और ये सब। पर ये इंस्ट्रूमेंट जैसे मोबाइल और उसके साथ साथ ये सोशल मीडिया, तो आप देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। मतलब फिलीपींस में कोई औरत कुछ कर रही है या फिर कोई वहाँ पे कुछ अलग से नया सा कोई इनिशिएटिव हो रहा है तो गुजरात के गाँव में बैठा हुआ कोई बंदा उसको देखना है तो आराम से देख सकता है। तो सिटी में औरतों को जो प्लेटफॉर्म मिलता था, यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज है, स्कूल है, यहाँ पे ढेर सारे लेक्चर लेने के लिए लोग आते हैं और वहाँ पे हम सब सुन के हमारा एक मोटो बना लेते थे कि भाई हम ये करेंगे, हम इस क्षेत्र में जाएंगे। शायद इतनी अपॉर्चुनिटी हम गाँव में नहीं देख पाते थे। आज भारत सरकार की या गुजरात सरकार की ढेर सारी स्कीम, और स्कीम के अलावा ये सारा जो मीडियम है वो गाँव की एक महिला के हाथ में भी ये सारी चीज़ें आ गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जब पूरा प्रभाव लग जाएगा भारत में, तो आने वाले समय में आप महिलाओं की भूमिका को कहाँ देखती हैं, किस रूप में देखती हैं? मैं मानती हूँ कि पूरा चेंज आएगा। आज हम देख रहे हैं कि जो करप्शन, या फिर हमें लगता है कि गांव में क्यों डेवलपमेंट नहीं है। पैसा तो सरकार ढेर सारा लगा रही है, पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो मैं मानती हूँ कि वो बहुत सेंसिटिव है अपने गांव, अपने, आज आप देखेंगे कि जितना भी आप एनजीओ सेक्टर को देखेंगे कि जो महिला बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है,
सभी एनजीओ सेक्टर में वो महिलाओं के साथ ज़्यादा काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सफलता महिलाओं के साथ काम करेंगे उसमें ज़्यादा मिलती है। उसका रीज़न ये है कि महिला के मन में एक दफ़ा ठस गया कि मुझे ये करना है, तो वो शक्ति है, वो पकड़ के आगे चलेगी। तो ये जो नारी वंदना अधिनियम के तहत आरक्षण मिलेगा, तो आप देखें सभी जगह पे टॉप लेवल पे जो पूरे देश को बदलने की क्षमता रखती है, जो स्कीम बनाती है, जो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करती है, जो बजट, जो घर का बजट बनाती थी वो पूरे देश का बजट बनाएगी और उसको इम्प्लीमेंट करने में लगेगी। तो आप देखो कि शक्ल क्यों नहीं बदलेगी। वो 100% जो चेंज हमें लगता है, और मैं मानती हूँ कि इन फ्यूचर दूसरे देशों से हमारे यहाँ पे लोग सीखने के लिए आएंगे। अब आज पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है, कुछ गिने चुने देशों में औरतों को इतना प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, बाकी कहीं पे भी इतना आज जैसे आप कुछ कंट्रीज में तो ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस अभी आप ले रहे हो ऐसे। तो ये हमारा भारत मॉडल सही मायने में मैं मानती हूँ कि अगले कुछ सालों में, अगले कुछ वर्षों में ये बनेगा, और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के कारण ये विकसित भारत की जो हमारी एक पहल है जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, तो कैसे ये बना, तो वो सीखने के लिए लोग आएंगे, ऐसा तो मैं डेफिनेटली, और हम देखेंगे भी वो सारी चीज़ें। मित्तल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐसे अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। दर्शकों, नारी वो मिट्टी है जो घर भी बनाती है, और नारी वो चिंगारी है जो बदलाव भी लाती है। जब नारी अपने अधिकार के लिए खड़ी होती है तो केवल इतिहास लिखा नहीं जाता, इतिहास बदला भी जाता है। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम में इतिहास बदलने भी जा रहा है, जो सभी लोगों के लिए प्रेरणा रूप साबित होगा। नारी तू नारायणी और यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रयास और मोदी सरकार की पहल निश्चित रूप से भारत की नारी शक्ति को एक बड़ा अवसर दे रही है इसके माध्यम से। संध्या, बिल्कुल, और इतिहास के नए पन्ने जुड़ते हुए, नए अध्याय जुड़ते हुए इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हम देखेंगे कि 2047 का जो सपना है, जो लक्ष्य है, संकल्प है, किस तरह से नारी के नेतृत्व में, नारी के साथ साथ कहे, नारी के संतुलन के साथ सफल होता हुआ और साकार होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, और आइए नया सवेरा में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की संयुक्त अरब अमीरात यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा के पहले दिन कल उन्होंने यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने एक्स पोस्ट पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह मुलाकात बेहद सुखद रही। दोनों नेताओं के बीच क्षेत्रीय स्थिति में हो रहे बदलावों और उसके प्रभावों पर विस्तृत चर्चा हुई। विदेश मंत्री ने यूएई में रह रहे भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यूएई सरकार के प्रयासों की सराहना की और आभार भी व्यक्त किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्वास जताया कि भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी आने वाले समय में और भी मजबूत होगी और दोनों देशों के संबंध नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। और आइए नया सवेरा में अब नजर डाल लेते हैं मौसम के हाल पर।
और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ। और ये जो खास झलकियां हैं इसमें आपको बताएंगे कठपुतली की सुंदर झलकियां जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की एक अनोखी झलक प्रस्तुत करती है। आप देखिए झलकियां और मुझे और संध्या को दीजिए अनुमति। नमस्कार।